हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द ED24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज फिर लेकर आ गए आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सीटेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7-8 तारीख को। उसमें हम लोग पहले भी इसके सवाल देखे हैं और आज हम 30 सवाल और देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बुद्धि और सृजनात्मक। यहाँ पहला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थॉर्नडाइक। किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो है, ये व्यक्ति ट्रायल एंड ईरर का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। यानी बच्चा जो है वो क्या करता है, कोशिश करता है कोई भी काम करने का। जैसे हम लोग साइकिलें चलाना सीखते थे, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाते चलाते उस पर चढ़ा गिर गया, चढ़ा गिर गया, और एक समय ऐसा आता है कि वह साइकिल चलाना सीख जाता है। क्या मतलब, वो ट्रायल कोशिश कर रहा है बार बार, ठीक है, गलती हो रहा है, कोशिश कर रहा है, गलती हो रहा है, एक बार सही हो जाएगा और वह साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो वही ट्रायल एंड एरर का थ्योरी जो है वो भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ठीक है। गार्डनर की अगर हम बात करें, गार्डनर, तो हावर्ड गार्डनर, इनका पूरा नाम क्या है? हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि है। इसमें इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया। कितने प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है? 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। यानी बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार। चलिए इनके और कुछ बुद्धि को देख लेते हैं। जैसे उन्होंने एक बुद्धि के बारे में बताया, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है। उन्होंने एक बुद्धि के बारे में बताया, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। और भी बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, जैसे भाषाई बुद्धि है, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में बताया, इन्होंने संगीतमय बुद्धि के बारे में बताया। तो इस तरह से इन्होंने जो बुद्धि के बारे में बताया है वो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया, ठीक है। कितने प्रकार की बुद्धि? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में। तो इस तरह से, और यह एग्जाम में लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है इसमें होता है, ये दोनों में। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ इंटर लिखा हुआ है, तो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें दूसरा लिखल रहेगा, दूसरे की भावनाएं, दूसरे की भावनाएं। तो इंटर जैसा ही आ जाएगा ये वाला, इंटरपर्सनल, और क्वेश्चन में देखिएगा दूसरे की भावनाएं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल ही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, इसको बुद्धि हम लोग हिंदी में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक सवाल है कि जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? तो जी फैक्टर सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। थॉर्नडाइक के बारे में अभी हम क्या बात किए कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद गार्डनर के बारे में बुद्धि 8 प्रकार के बारे में। बुद्धि क्या होता है? क्या होता है? ए सेट ऑफ एबिलिटीज,
ए सेट ऑफ एबिलिटीज, आपके पास जो क्षमता है, जैसे गाने की क्षमता, करने की क्षमता, ठीक है, पेंटिंग बनाने की क्षमता, गीत गाने की क्षमता, शेरो शायरी बनाने की क्षमता, ये क्या है? यही है एबिलिटीज। और इसी एबिलिटीज का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ गार्डन हो गया, बुद्धि, थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है यहाँ बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल बुद्धियाँ कितनी हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल बुद्धियाँ कितनी हैं? तो हमने बताया ना कि हावर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि को 8 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में बांटा? 8 प्रकार में बांटा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, MA/CA। यानी MA का मतलब हो जाएगा मेंटल एज। क्या हो जाएगा? मेंटल एज, मेंटल एज, मेंटल एज, ये हो जाएगा मेंटल एज। और CA का मतलब हो जाएगा क्रोनिकल, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, अगुना में 100, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आईक्यू निकालने का सूत्र है, आईक्यू निकालने का सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है सृजनात्मक का संबंध किससे है? सृजनात्मक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा बहुविकल्पिक सोच से, बहुविकल्पिक सोच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है अभिसारी सोच क्या है? अभिसारी सोच क्या है? अभिसारी सोच क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण। क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है अपसारी सोच क्या है? अपसारी सोच क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक। क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब है बीने साइमन परीक्षण किसके लिए है? बीने साइमन परीक्षण किसके लिए है? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि के लिए है। किसके लिए है? बुद्धि के लिए है बीने साइमन परीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला है कि भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने लोकप्रिय की? भावनात्मक बुद्धि की जो अवधारणा है इसको किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसको बनाया था गोलमैन। किसने बनाया था? गोलमैन। ठीक है, गार्डनर के बारे में क्या बताएं? गार्डनर के बारे में बताए हैं क्या? इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार में बांटा? बुद्धि को 8 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में बांटा? 8 प्रकार में बांटा। ठीक है, और बुद्धि बुद्धि क्या होता है? तो सेट ऑफ एबिलिटीज, सेट ऑफ एबिलिटीज यानी क्षमताओं का ग्रुप, क्षमताओं का समुच्चय बुद्धि कहलाता है। थॉर्नडाइक के बारे में क्या बोले? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने। पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये 3 को जो साइकोलॉजिस्ट है इसके बारे में बथेरे क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो यहाँ पियाजे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पियाजे कहाँ के थे साइकोलॉजिस्ट? ये थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1896 में। जन्म कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, ये याद है, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने कुछ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया था जिसको हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। जैसे स्कीमा के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, वस्तु अस्थायित्व के बारे में कि बच्चा छिपी वस्तुओं, एडेप्टेशन के बारे में यानी अनुकूलन के बारे में। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया? पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्या बोलेंगे? जीन पियाजे। क्या बोलेंगे? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है इन्होंने 4 स्टेज में बांटा था। ठीक है, कौन कौन? साइकोमोटर स्टेज, संवेदीगामी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक था क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इनफॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त वाला। ठीक है, चौथा। ये ध्यान में रखेंगे। पहला था 0 से 2 साल के लिए, दूसरा था 2 से 7 साल के लिए, तीसरा था 7 से 11 साल के लिए, और चौथा था 11 से 15 साल के लिए। वस्तु अस्थायित्व जो आता है वो कब आता है? साइकोमोटर स्टेज में, यानी जो पहला स्टेज है 0 से 2 साल में, बच्चा जो है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लगता है, आवेग प्रदर्शन करने लगता है कि नहीं? अनुकरण करने लगता है। अनुकरण का मतलब नकल। आप पा बोलिएगा तो हो पा बोलेगा, माँ बोलिएगा तो माँ बोलेगा, है ना? ये नकल हो गया। ये सब जो है फर्स्ट स्टेज का है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि स्थिर होती है, सही है कि गलत है? देखिए, बुद्धि जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, किसी का बुद्धि कम है, किसी का बुद्धि ज़्यादा है, पास बुद्धि कम है, किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है। अगर बुद्धि को बढ़ाना है तो उस हिसाब का अगर आपको वातावरण मिल जाता है तो बुद्धि आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? तो बुद्धि स्थिर नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? बुद्धि क्या होता है? स्थिर है, यह गलत है। बुद्धि स्थिर है, यह गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे है कि संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण कहलाता है। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रायवंश प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रायवंश प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है, सृजनात्मक बच्चे सामान्यतः। सृजनात्मक बच्चे सामान्यतः, ठीक है। अब सृजनात्मक है, नामे से स्पष्ट है, सृजन करने वाला। तो सृजन कैसे करेगा? प्रश्न पूछ के ही करेगा ना। प्रश्न पूछेगा तभी तो प्रश्न के बारे में जानकारी होगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन को हल कर पाएगा आसानी से। तो इस तरह से हम लोग सृजनात्मक बच्चे कैसे हो जाएंगे सामान्यतः? तो प्रश्न पूछने, क्या होंगे? प्रश्न पूछने। अब शर्मीले होंगे, निष्क्रिय होंगे तो काम तो बनेगा नहीं। जब तक प्रश्न नहीं पूछेगा टीचर से, टीचर कैसे बता पाएगा कि आपको आता है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। बुद्धि का सबसे अच्छा मापन क्या है? बुद्धि का सबसे अच्छा मापन क्या है? तो बुद्धि को हम अभी तुरंत बताए हैं ना, एक फार्मूला बताया है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का एक फार्मूला बताए थे कि मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। तो वही है आईक्यू के द्वारा। किसके द्वारा? आईक्यू के द्वारा। आईक्यू का फार्मूला भी अभी बता चुके हैं, क्या था? मेंटल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। ये याद रखिए, ये आपका हो गया आईक्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। बुद्धि और सृजनात्मक का संबंध है। बुद्धि और सृजनात्मक का जो संबंध है वो आंशिक है। क्या है? आंशिक है। क्या है? आंशिक है। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है, देखिए सृजनात्मक को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक स्वतंत्र होता है। क्या होता है? शिक्षक इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का क्या मतलब होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रश्न देखने वाले हैं, वो अधिगम से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न कि सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में अस्थायी कथन है, अस्थायी परिवर्तन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देख लीजिए, पैवलोव। पैवलोव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी था उसके बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने अपना जो है परीक्षण, अपना जो है परीक्षण इन्होंने कुत्ता पे किया था। पे किया था कुत्ता पे। ठीक है, जबकि कुत्ता पे किए थे। और यहाँ स्किनर महोदय जो है इन्होंने बताया था पुनर्बलन, पुनर्बलन का कंसेप्ट, पुनर्बलन का अवधारणा, अवधारणा, पुनर्बलन का अवधारणा किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। पुनर्बलन का मतलब होता है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये दो तरीका से हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो आप आगे बढ़िएगा, निगेटिव होगा तो आप चलाइएगा। तो ये है पुनर्बलन। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? हम बार बार बता चुके हैं, ये दिया था थॉर्न ने दिया था। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, आप जीवन में जब तक गलती नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा नहीं। लोग गलती करता है सीखता है, लोग गलती करता है सीखता है। ठीक है, वही इसी के बारे में इन्होंने बताया था ट्रायल एंड एरर के रूप में। कौन? थॉर्नडाइक। अब यहाँ कोहलबर्ग है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक, नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। इन्होंने जो है ये नैतिक विकास के सिद्धांत का जो है इन्होंने 3 स्टेज दिया था, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। ठीक है, और उसको जो है 3 लेवल जो दिया नैतिक विकास के सिद्धांत का, उसको उन्होंने 6 चरणों में बांटा था। और 6 चरण में हम क्या बताए थे, याद है? ट्रिक देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है 3 लेवल बताया था। कितने लेवल? 3 लेवल। 3 लेवल में कौन कौन था? एक था आपका प्री कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंस, ठीक है। और एक क्या था? कॉन्वेंशनल, कॉन, और एक क्या था? पोस्ट कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का जो लेवल है, लेवल, स्तर, कितने बताए? 3। याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। प्री कॉन्वेंशनल को हम लोग बोलते हैं पूर्व परंपरागत। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। क्या होता है? पूर्व, पूर्व परंपरागत, परम, इसका और भी नाम है, पूर्व नैतिक भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, पूर्व हटा दीजिए तो परंपरागत यहाँ चलाएगा, परम। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पश्च, पश्च मतलब बाद का, पश्च परंपरागत, परंपरागत। ठीक है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत का लेवल जो है कोहलबर्ग के अनुसार कितने हैं? 3 लेवल, 3 है। और चरण यानी स्तर कितने हो जाएंगे? 6 6।
दो इसका होगा, दो इसका होगा और दो इसका होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, रिवीजन के लिए बता रहे हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पूछता है। चरण में जो है, अगर हम लोग चरण की बात करें तो चरण में इन्होंने 6 चरण बताए। किसका? वही लेवल 3 है उसका 6 चरण दुद्दू को। तो इसमें जो है हम बताए थे ना एक ट्रिक आप लोगों को कि दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है। दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है। अब देखिए दिया से द से क्या बताए थे? द से क्या बताए थे? द से दंड एवं आज्ञा पालन, आज्ञा दंड एवं आज्ञा पालन। और या से यांत्रिक सापेक्षिक यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अभिमुखता। ठीक है। और अच्छा से अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, विन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है। और कानून से कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ठीक है। और यहाँ समाज से सामाजिक अनुबंध, सामाजिक सामाजिक अनुबंध, अनु ठीक है, सामाजिक अनुबंध। और सार्वभौमिक से क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक, सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है। तो ये आप अगर याद रखते हैं कि दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है, दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है, तो आपको जो है 6 चरण आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। 6 चरण में आप देख लीजिए, ये आपका हो गया पहला चरण। ठीक है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा आपका दूसरा चरण, कानून वाला हो जाएगा तीसरा चरण, है ना। समाज वाला, सॉरी सॉरी, ये आपका जो है ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है। और कानून व्यवस्था हो जाएगा चौथा, समाज हो जाएगा पांचवा, और ये आपका हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता छठा। तो इस तरह से आप 6 चरण को आसानी से याद रख सकते हैं, 6 चरण को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है ना। ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन का हम लोग कर रहे थे, तो ये हो गया आपका। ये अल्बर्ट बंडूरा के बारे में समझ लीजिए। सामाजिक अधिगम अधिगम का जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। अब वाइगोत्स्की के बारे में पता ही है, सांस्कृतिक सामाजिक का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है, किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग
किस पर हुआ था? क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग जो है कुत्ता पे हुआ था। किस पे हुआ था? कुत्ता पे। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है ये कौन दिए थे? इवान पावलोव। पाव, ठीक है, इवान पावलोव। क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग? थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या किए कि इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि कुत्ता मतलब कि लोग पाले हुआ था, कुत्ता पे इन्होंने यूज किया था, उपयोग किया था, कुत्ता के यूज करके इन्होंने ध्यान दिया था क्लासिकल। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे शुरू में क्या किया कि घंटी बजा और उसी समय खाना कुत्ता को मिल गया। घंटी बजा और खाना कुत्ता को मिल गया, ठीक है। दूसरा बार भी इसी तरह से हुआ। ऐसा कई बार हो गया। घंटी बजता था और कुत्ता को खाना मिलता था, बस कुत्ता जो है लाड़ टपकाने लगता था, सलाइबा। मुंह में पानी नहीं आएगा खाना देख के, तो मुंह में पानी आ जाता था। और कुत्ता को यह समझ में आ गया कि जब भी घंटी बजता है ना तो खाना मिलता है, और वो क्या करता था? लाड़ टपकाने लगता था, ठीक है। लाड़ टपकाने लगता था मतलब वो कंडीशनड हो गया, ठीक है। वो वातावरण पे मतलब उसी के अनुसार वह ढल गया। और मान लीजिए कि जब अब बाद में क्या किया, यूज क्या किया उसका कि फिर घंटी जब बजाया, खाना उसको देवे नहीं किया, तो ये कुत्ता लाड़ टपका रहा था, ठीक है। तो इसी तरह का था क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, इसके बारे में बताया था कौन? इवान पावलोव ने। कुत्ता का यूज किया था, कुत्ता पे प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब है ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध किससे है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो परिणाम से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उद्दीपन का मतलब, घंटी बजा, आप दौड़ गए प्रार्थना के लिए, तो घंटी जो हुआ क्या हुआ आपके लिए? स्टिमुलेशन का काम किया, उद्दीपन का काम हुआ, ठीक है। पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। पैवलोव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ता पे यूज, अभी तुरंत बताया है, ठीक है। और पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट। किससे जुड़ा हुआ है? इनसाइट लर्निंग रिलेटेड टू गेस्टाल्ट, ठीक है, गेस्टाल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का सामाजिक सिद्धांत जो है किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। सीखने का सामाजिक सिद्धांत, ये इसी को बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर का सिद्धांत, ठीक है। और स्किनर पुनर्बलन का कंसेप्ट। अधिगम का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है? अधिगम का सबसे प्रभावी रूप है सक्रियता, ठीक है। आपको यदि सीखना है ना तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। आप सोचिए कि हम सूतल हैं, कैसे सीखें? उसके लिए आपको एक्टिव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अधिगम का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका। क्या हो जाएगा? सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सीखने में प्रेरणा का क्या प्रभाव है? देखिए, प्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन जिसको हम लोग कहते हैं, मोटिवेशन जो होता है ना वो आपको क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। और यह दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। जैसे दोस्त कहा ए करो ये, अंदर से आपको क्या कर रहा है? पुशअप कर रहा है, वो बाह्य वाला हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई कहा कि तुमको 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ जाना है, चाहे 200 मीटर दौड़ जाना है, ठीक है, हम तुमको इतना पैसा देंगे। वो पैसा जो है, पुरस्कार जो है, वो आपको बाहर से मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और एक होता है आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बाहर वाला मोटिवेशन जो होता है वो बेकार होता है, कुछ देर रहेगा और वो चला जाएगा। लेकिन अंदर से जो मोटिवेशन रहता है वो ज़्यादा देर तक रहता है और बढ़िया रहता है। तो ये दो तरह का होता है। अभी प्रेरणा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। जैसे आपका रुचि, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपके अंदर से आता है,
जैसे ही आपके अंदर से आएगा ना तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। जिज्ञासा, जानने की जो ऐसा होता है जिज्ञासा, वो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सीखने में प्रेरणा का क्या प्रभाव है? तो यह आपको हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। सीखना और परिपक्वता में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है आपका जैविक बनाम अनुभव। जैविक बनाम अनुभव, ठीक है। अस्थायित्व के बारे में, पहला जो स्टेज था संज्ञानात्मक विकास का, किसका? पियाजे का, में वस्तु अस्थायित्व आता है। बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर ने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बुद्धि जो होता है एबिलिटी का सेट होता है, एबिलिटीज का क्या होता है? सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो ये देता है मानसिक प्रोसेस पे बल देता है। मानसिक प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया का क्या मतलब होता है? जैसे हम सोचते हैं, ठीक है ना, वो किससे सोचते हैं? दिमाग से। मेंटल प्रोसेस होता है वो, सोचना है, समझना है, भावना है, सब कहाँ से आता है? ये हो जाएगा आपका मानसिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होता है क्या? कि एक सीख का दूसरी पर प्रभाव। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान, ये बात ना, एक से दूसरा पे प्रभाव डालना हो जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? कॉन्सेप्ट बताइए। स्किनर, स्किनर, ठीक है। किसने दिया था? स्किनर ने दिया। नकारात्मक पुनर्बलन, अब नकारात्मक है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है? नकारात्मक, तो नकारात्मक है वो आपको तो गिरेबे ना करेगा, नीचे उठाएगा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अप्रिय, क्या हो जाएगा? अप्रिय उद्दीपन, ठीक है। अप्रिय उद्दीपन को जो है क्या करता है? हटाता है। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है कि अप्रिय उद्दीपन को हटाना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, अधिगम में फीडबैक का क्या अर्थ होता है? फीडबैक जो होता है वो सुधार के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीडबैक किसके लिए होता है? सुधार के लिए। जैसे हम अभी, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमको जो आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उससे क्या करेंगे? खुद में सुधार करेंगे कि वीडियो में कहाँ कमी रह गई, ठीक है ना, हम में कहाँ कमी है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फीडबैक जो होता है वो सुधार के लिए, किसके लिए होता है? सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लगा लीजिए सुधार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। हम जो सीखते हैं ना, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो लोग जीवन भर सीखता है, जन्म लेने के बाद सीखते रहता है लोग, ठीक है। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। अधिगम का मतलब, हाँ, अधिगम का मतलब, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो आज इतना ही, ठीक है। और आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ठीक है। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और सीरियसली नहीं पढ़ना है, इंजॉय से पढ़ना है, इंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। सीरियसली पढ़ने वाला ज़्यादा उतना इंजॉय करके पढ़िएगा तो दिमाग में जल्दी जल्दी बातें जाती हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।